हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के प्रत्येक सेट में आपके 40 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है, जिनका पैटर्न और लेवल एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पर आधारित है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो सॉल्व करते समय आप क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर साझा कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे पेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए चैनल पर ऑलरेडी 50 मार्क्स प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 21, 22, 23 या 26? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुच्छेद 344 और 351 के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। भारतीय संविधान में आपकी 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वो 22 भाषा कौन कौन सी, उनकी लिस्ट आपको कहाँ पे मिलेगी? तो वो मिलेगी आपको भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल या फिर अरावली? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लूनी नदी आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अब देख लीजिए इस नदी के बारे में। ये नदी आपकी लाइफलाइन ऑफ राजस्थान कहलाती है, जीवन रेखा ऑफ राजस्थान कहलाती है। क्या है? जीवन रेखा कहलाती है। किसकी रेखा कहलाती है? तो ये राजस्थान की जीवन रेखा है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इसका उद्गम आपकी नागा पहाड़ियों से होता है, जो कि स्थित है आपके अरावली रेंज में। इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी नॉर्थ से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। यह एक आपकी कैसी नदी है? मासिक नदी है, यानी आपकी गर्मियों में पानी इसमें बरसात में पानी ज़्यादा बहता है, गर्मियों में ये पानी सूख जाता है। तो ये अंतर्वाही नदी है। रन ऑफ कच्छ में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। राजा राममोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? वर्धमान, बैरकपुर, कोलकाता या फिर मुर्शिदाबाद? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। राजा राममोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा नामक एक सुधार संघ की स्थापना की थी? क्वेश्चन में आपके शहर का नाम पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद कहाँ पर स्थित है? तो मुर्शिदाबाद वर्तमान में आपका वेस्ट बंगाल का एक जिला है, जहाँ पर इन्होंने एक सुधार संघ आपकी ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। बात कर लेते हैं राजा राममोहन राय के बारे में। तो राजा राममोहन राय को भारत का अग्रदूत कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है 22 मई 1772 में इनका जन्म हुआ है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जबकि ब्रह्म सभा की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो ब्रह्म सभा की स्थापना की थी 1828 में। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर किसके लिए हैं? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपकी सती प्रथा का अंत करने के लिए। इन्होंने माउंट विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर 1829 में आपकी सती प्रथा को बैन करा दिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुर्शिदाबाद।
निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, दादा भाई नौरोजी या विनायक दामोदर सावरकर। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत संघ की स्थापना की थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। भगत सिंह ने इसकी स्थापना कब की थी, इम्पोर्टेंट ये है आपका। तो इसकी स्थापना भगत सिंह ने की है 1926 में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? बानू मुश्ताक, गीता समोटा, श्रीनिवासन राव या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बानू मुश्ताक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब इन्हें किस रचना के लिए प्रदान किया गया है, कौन सी इनकी रचना है? तो हार्ट लैम्प के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। इनकी पुस्तक को भी आपको लर्न करना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है। बानू मुश्ताक के द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए इन्हें 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। इसके अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है, वो भी इम्पोर्टेंट है आपकी। 50,000 यूरो आपकी राशि प्रदान की जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पादप कोशिकाओं की भित्ति किसकी बनी होती है? साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, सेलुलोज या फिर ग्लूकोज। तो देखिए पादप कोशिकाओं यानी आपकी जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं, प्लांट सेल होती हैं, उनकी भित्ति किसकी बनी होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, सेलुलोज की बनी होती है। जबकि ये सेलुलोज क्या है, आपका एक प्रोटीन है जो कि जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित रहता है। अर्थात आपका एनिमल सेल में आपका सेलुलोज की जो भित्ति होती है वो नहीं पाई जाती। ये आपका कॉमन डिफरेंस है, याद कर लीजिएगा। पादप कोशिकाओं में ये पाई जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वाड समूह के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान या ग्रेट ब्रिटेन। तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है क्वाड समूह के अंतर्गत कौन सा देश आपका सम्मिलित नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, ग्रेट ब्रिटेन। क्वाड समूह के अंतर्गत 4 देशों का ये समूह है, जिसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और चौथा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका। क्वाड समूह का जो नेक्स्ट सम्मेलन होने वाला है 2026 में, वो कहाँ पर होगा? तो वो होगा आपके भारत में, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका क्वाड समूह। ये आपके 4 देशों का समूह है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। जिसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आपका हिंद पैसिफिक ओशियन की रक्षा करना, व्यापार को सुरक्षित करना। ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा चलाया गया? इंडियन आर्मी, भारतीय तटरक्षक बल, CISF या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा चलाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है। अब ये ऑपरेशन कहाँ पर चलाया गया है वो देख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये मान के चलना भारत का मैप है, तो यहाँ पर आपका जो राज्य है उड़ीसा है। ये उड़ीसा राज्य के तट तट पर ही चलाया गया है आपका ऑपरेशन ओलिवा। क्यों चलाया गया है? तो यहाँ पर आपका जो रेडली कछुए होते हैं, टॉर्टॉइस होते हैं, आपको उनको बचाने के लिए ये आपका ऑपरेशन चलाया गया है। क्योंकि इस समय आपके जो रेडली टॉर्टॉइस होते हैं वो यहाँ पर प्रजनन करने के लिए आते हैं, रिप्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो उनको एक अच्छा माहौल मिल सके, इसलिए वहाँ पर ये
चलाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑलिव रिडले कछुआ आपके मात्र उड़ीसा तट पर ही आपके पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पे चलाया गया है? तो ये चलाया गया है आपके उड़ीसा राज्य में आपका चलाया गया है। किसके लिए चलाया गया है? जो ऑलिव रिडले टॉर्टोइज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको रिप्रोडक्ट करने के लिए। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कैसीन एक प्रोटीन है जो निम्नलिखित में से पाई जाती है? मांस, गाजर, सोयाबीन या फिर दूध। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, यहाँ पे बोल रहा है कैसीन प्रोटीन निम्नलिखित में से पाई जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, आपके दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। यानी जो आपका वाइट कलर होता है दूध का, उसके लिए यही प्रोटीन आपकी जिम्मेदार है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका, एशिया, अफ्रीका या फिर यूरोप। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो मंगोलिया देश है वो किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, महाद्वीप में स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, मंगोलिया आपका एशिया में स्थित है। मंगोलिया में जो देश स्थित है उसकी बॉर्डरिंग एरिया क्या क्या है? तो मात्र इसका जो बॉर्डर है दो देशों की सीमा से मिलकर बनता है। आपका मान के चलिए कि ये आपका क्या है, मंगोलिया है। तो इसके नॉर्थ में तो आपका रसिया है पूर्ण रूप से, और आपके साउथ में इसके चाइना है। मतलब दोनों के मध्य में स्थित है आपका मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो राजधानी है आपकी उलानबाटर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। माउंट लेवाटोबी लाकी किस देश में स्थित है? जापान, तंजानिया, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस। तो देखिए हाल ही में इसमें एक विस्फोट हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। माउंट लेवोटावी लाका किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ये इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट लेवोटाकी कौन से प्रकार का आपका एक माउंटेन है? तो ये आपका ज्वालामुखी माउंटेन है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। स्थित कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी है आपकी जकार्ता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? जस्ता, तांबा, तांबा आयरन टिन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपकी पीतल होती है वो किसका मिश्रण है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, जस्ता और तांबा का आपका मिश्रण है। अभी इसमें कितने परसेंटेज मिश्रण होता है वो भी समझ लीजिए। तो जस्ता का जो परसेंटेज होता है वो 30% है, जबकि तांबा का आपका 70% है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुई? 1757, 1858, 1857 या 1756। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपकी प्लासी की लड़ाई के लिए बोला गया है कि अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी। अब एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछी जाती है तो ये आपकी हुई है 23 जून को। किनके मध्य हुई थी? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। देखिए एक एक पॉइंट आपको याद करना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें आपकी सिराजुद्दौला की क्या हुई थी? हार हुई थी। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विन की थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर बीकानेर।
तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना गया है। बेसिकली आपको राजस्थान में ये सिटी दिख जाएगी। ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। जोधपुर को हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, जबकि राजस्थान की राजधानी जो कि जयपुर है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ये है आपकी ब्लू सिटी और जयपुर है आपकी पिंक सिटी, जो कि आपकी कैपिटल ऑफ राजस्थान है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। 78th विश्व स्वास्थ्य महासभा का आयोजन किस देश में किया गया। इटली, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल या फिर स्पेन। तो देखिए आपके 78th विश्व स्वास्थ्य महासभा का आयोजन किस देश में किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। आपका 78th विश्व स्वास्थ्य महासभा का आयोजन आपके स्विट्जरलैंड में किया गया है। अब स्विट्जरलैंड में किया गया। स्विट्जरलैंड कहाँ का कंट्री है, तो ये आपका एक यूरोपियन कंट्री है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। मदुरई, बनारस, कोलकाता या फिर नाथ द्वारा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा शहर है जो काली घाट पेंटिंग्स के लिए फेमस है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। कोलकाता आपकी काली घाट पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। कोलकाता किसकी राजधानी है, तो ये आपके वेस्ट बंगाल की राजधानी है। इस चीज़ को भी आपको याद करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। सिली पॉइंट, शिल्प और गली शब्दों का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर साइकिलिंग। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है सिली पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। क्रिकेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं। तो एक टीम में आपके 11 प्लेयर होते हैं आपके, जबकि दोनों टीम में मिलाकर 22 हो जाएंगे। दूसरा, आपके भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें तो कैप्टन कौन है। तो तीनों फॉर्मेट में आपके 3 अलग अलग कैप्टन हैं भारतीय अभी करंट में, समझ लीजिए। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो कैप्टन कौन है आपका, तो शुभम गिल है आपका। अगर बात की जाए T20 की, तो T20 में आपके सूर्य कुमार यादव हैं। अगर मैं बात करूं वनडे फॉर्मेट की, तो वनडे फॉर्मेट में आपके कैप्टन है रोहित शर्मा। इनको आपको याद रखना ही रखना है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कंप्यूटर उपकरणों में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर स्क्रीन, प्रिंटर, हेडफोन या फिर माउस। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस आपका नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, माउस। माउस किस प्रकार का आपका डिवाइस है, तो ये आपका इनपुट डिवाइस है। माउस की बात कर लेते हैं तो माउस में आपके 2 बटन होते हैं और एक आपका स्क्रॉल व्हील होता है, जिससे कि हम स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकें। अब बात करते हैं माउस की। तो सबसे पहले दुनिया में माउस किस मेटल का बना था, तो वुड का आपका सबसे पहले बना था। बनाया किसने था, आपका चाइना ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 5 जून। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो जैव विविधता दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस की।
तो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है आपका वाटर डे, यानी वर्ल्ड वाटर डे। ये मनाया जाता है आपका अर्थ डे, पृथ्वी डे। और 5 जून को मनाया जाता है आपका एनवायरनमेंट डे। सभी को लर्न करना इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात कर रहे थे जैव विविधता दिवस की, तो 2025 में इसकी थीम क्या है आपकी? तो इसकी थीम है हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर करके अब आपकी थीम भी पूछी जाती है कि ये किस डे की तिथि है, यानी किस डे की आपकी थीम है। तो क्या है? हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 22 मई। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर, जबलपुर, जयपुर या फिर मुंबई? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर आपका स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ये जबलपुर में स्थित है। जबलपुर कहाँ है? तो ये आपका एमपी में स्थित है। इस मुख्यालय के अंतर्गत कितने लगभग आपके राज्यों में विस्तृत है? तो ये आपके 3 राज्यों में विस्तृत है, एमपी, यूपी और राजस्थान। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पर्विकाओं के निर्माण से संबंधित है? साल्मोनेला, एस्करिचिया, राइजोबियम या फिर क्लोस्ट्रिडियम? देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों के मूल पर्विकाओं के निर्माण में सहायता करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, राइजोबियम। अक्सर करके राइजोबियम जो आपकी दालें होती हैं उनकी जड़ों के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कामिल अल तैयब अदरीस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सूडान, तंजानिया, पाकिस्तान या फिर बोत्सवाना? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ कामिल अल तैयब अदरीस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, सूडान। सूडान कहाँ का कंट्री है? तो ये आपका एक अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान रखिएगा। जिसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी है आपकी खार्तूम। तो यहाँ के आपके नए प्रधानमंत्री बने हैं कामिल अल तैयब अदरीस। दीपक पल्लिकल, कार्तिक और जोसन्ना चिन्नप्पा किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल या फिर स्क्वैश? तो देखिए यहाँ पर दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और जोसन्ना चिन्नप्पा किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, स्क्वैश का। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे सेंट्रल टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि IRCTC की फुल फॉर्म क्या है? तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये आपके जब यातायात में आप जाते हो तो आपको फूड प्रोवाइड भी कराती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बना है? मिजोरम, केरल, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो देखिए भारत का पहला कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, मिजोरम राज्य पहला ऐसा राज्य है जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य है। मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर ऐसा राज्य है जहाँ पर जिस बच्चे की या बच्चियों की एज 15 वर्ष या उससे प्लस है वो कोई ना कोई काम करने के लिए पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है?
स्कैनर, माउस, प्रोजेक्टर या फिर बारकोड रीडर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर किसका डिवाइस है, तो आपका ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ से हमें रिजल्टेंट प्राप्त होते हैं, ना कि हम इसमें इनपुट देते हैं। स्कैनर, माउस और बारकोड रीडर आपके इनपुट हैं, जबकि प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? नीदरलैंड, जापान, स्विट्जरलैंड या फिर कनाडा। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किस देश के अंतर्गत किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये नीदरलैंड में किया गया। नीदरलैंड के कौन से शहर में किया गया है? तो ये रोटरडम में किया गया है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। रोटरडम आपका सबसे बेस्ट यानी आपका वर्ल्ड पॉपुलर यहाँ पर पोर्ट है आपका ये। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत की ओर से इसमें किसने नेतृत्व किया था? तो संतोष कुमार सेंगल ने आपका नेतृत्व किया था इंडिया का। संतोष कुमार भी अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे आंसर को, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल या फिर अफगानिस्तान। तो देखिए पहले तो देख लीजिए ये कच्छ का जो रण का हिस्सा है भारत में, ये कहाँ पर स्थित है, जिसे भारत के साथ में और कोई दूसरा देश भी साझा करता है। तो पहले आप चित्र देख लीजिए। तो ये भारत का अगर मैप है, तो ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है, ये इसे हम कच्छ का रण कहते हैं। यहाँ पर इसका जो बॉर्डरिंग एरिया है कच्छ के रण का, ये साझा करता है। पश्चिम में कौन सा देश है आपका? तो पाकिस्तान होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। कच्छ के रण का जो कुछ एरिया है भारत किसके साथ साझा करता है? तो वो करता है आपके पाकिस्तान के साथ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? विलियम कैरी, चार्ल्स वुड, थॉमस वेलिंगटन मैकाले या फिर जेम्स मिल। तो देखिए फिर से क्वेश्चन का रिपीट किया जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत में इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान किसका माना जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, थॉमस वेलिंगटन मैकाले। यहाँ पर इसको चेंज कर लीजिएगा, मैकाले नाम है इनका। तो अंग्रेजी शिक्षा का ये बहुत बड़ा समर्थक था। आपका थॉमस वेलिंगटन मैकाले ही आपका कौन सी थ्योरी लेकर आया था? तो फिल्ट्रेशन थ्योरी लेकर आया था आपका। जब भी फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात की जाती है तो आपको याद होना चाहिए कि ये अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी भारतीयों को इंग्लिश सिखाने के लिए। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी है क्या। तो इसमें कहा गया था कि जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसे ऐसे व्यक्तियों को सिखाइए जो हाई कैटेगरी के हों, उच्च कैटेगरी के हों, उनसे ये फिल्टर होकर नीचे वाली कैटेगरी के अंतर्गत ऑटोमेटिकली ये चली जाएगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। संयुक्त महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, फ्रांस, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो संयुक्त महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ये फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। समझ लीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में इसका एडिशन कौन सा है? तो 2025 में इसका एडिशन है 3rd, जबकि फर्स्ट और सेकंड एडिशन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो फर्स्ट एडिशन का आयोजन किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में। इसका आयोजन किया गया था 2017 में, जबकि सेकंड एडिशन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था आपके पुर्तगाल में।
पुर्तगाल में कब किया गया था? तो आयोजन किया गया था 2022 में। अब 2025 में आयोजन किया गया है तीसरे का, वो किया गया है आपके फ्रांस में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? प्रेमचंद, मेनन, रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो देखिए दुर्गेश नंदिनी के जो आपके लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर आपका 4 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जबकि आपके देखिए अदर ऑप्शन को भी देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई आपको कहानियाँ पसंद आती हैं, जिनमें इनकी फेमस कहानी है पंच परमेश्वर है आपकी। इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है जो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसका नाम है आपका गोदान। इसके साथ में ही आपको लर्न करना है गबन। तो ये जो आपके 3 आपकी रचनाएं हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई हैं, इनको आपको लर्न करना ही करना है। बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, तो ये आपके फेमस हैं जनगण मन अधि लिखने के लिए, यानी भारत का जो राष्ट्रीय गान है इनके द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है आपकी गीतांजलि। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि गीतांजलि के लिए ही इन्हें 1913 में आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था लिटरेचर के क्षेत्र में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा है? काशी बाबा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर या फिर ज्योतिबा गोविंदराव। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई है जिसमें जाति व्यवस्था का कुरीतियों के बारे में वर्णन किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 ज्योतिबा गोविंदराव फूले। इनका पूरा नाम भी याद कर लीजिएगा। ये रचना कब प्रकाशित हुई थी? तो ये रचना प्रकाशित हुई थी आपकी 1873 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत कब की गई? 2019, 2020, 2021, 2022। तो देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत कब की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 2021 में इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो भी भारतीय स्टेशन हैं आपके, उनको द्वारा से उनका पुनर्निर्माण कराना है। ध्यान रखिएगा, उनकी मरम्मत का कार्य कराना है, पुनर्निर्माण उनका कराना है। हाल ही में आपके 103 स्टेशंस को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, इसलिए आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रीहरिकोटा जहाँ से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था, किस जिले में स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम या फिर नेल्लोर। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था, किसको किया गया है? चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया है, वो कहाँ पर किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 श्रीहरिकोटा से किया गया था, जो कि स्थित है आपके किस जिले में? वो है नेल्लोर जिले में। नेल्लोर जिला कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश का एक जिला है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1927, 1930, 1932, 1935। तो देखिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन किस वर्ष किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप इसकी शॉर्ट फॉर्म में भी देख लीजिए, इसको हम फिक्की कहते हैं। ईजिली आपको लर्न भी हो जाएगा और हो सकता है कुछ बच्चों को आपको लर्न भी हो, लेकिन जब आपके कुछ शब्द हमें समझ में नहीं आते हैं तो चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म में हमने कई बार लर्न किया हुआ है। फिक्की की स्थापना आपके 1927 में की गई। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। फिक्की आपका क्या है? तो फिक्की आपके भारत का सबसे आपका ओल्ड व्यापार संगठन है। क्या है आपका? ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1927। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से शुरू किया गया। यह सत्र 1942 में किस महीने में हुआ था? अगस्त, नवंबर, सितंबर या फिर दिसंबर? तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो समझ लीजिए, क्योंकि आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कहाँ से किया गया? तो मुंबई अधिवेशन से शुरू किया गया था। कब किया गया था आपका? तो 1942 ईस्वी किस महीने में किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर होगा आपका अगस्त महीने में। डेट एग्जैक्ट लर्न कर लीजिए, 8 अगस्त 1942 में इसको प्रारंभ किया गया है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अगस्त। हाल ही में M.R. श्रीनिवासन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? राजनीति, विज्ञान, खेल या फिर साहित्य? हाल ही में M.R. श्रीनिवासन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? राजनीति, विज्ञान, खेल या फिर साहित्य? तो M.R. श्रीनिवासन का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उनका संबंध विज्ञान क्षेत्र से था। अब बात करते हैं M.R. श्रीनिवासन राव के बारे में। तो ये आपके एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। क्या है आपके? एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब बात करते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में, क्योंकि इन्हें कई सारे अवार्ड दिए गए थे जिनसे आपके क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो नंबर 1 पे जो अवार्ड है आपका पद्मश्री है। पद्मश्री अवार्ड इन्हें कब प्रदान किया गया था? तो ये अवार्ड प्रदान किया गया है 1984 में। इसके बाद इन्हें दिया गया था पद्म भूषण। तो देखिए जितने भी आपके अवार्ड हैं इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इनके लिए। 1990 में दिया गया है। इसके बाद इन्हें दिया गया है पद्म विभूषण, तो ये प्रदान किया गया था इन्हें 2015 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन हमारे बालों, त्वचा और आँख के रंगों के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो यहाँ पर वर्णन नहीं है, वर्डक है। क्या है आपका? पिगमेंट जिसे हम कहते हैं। बालों, त्वचा और आँखों के रंगों के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। माइक्रोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन या फिर जेंटोफिल? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेलानिन आपके लिए उत्तरदायी है बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए। जबकि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो ये आपके प्लांट्स में पाया जाता है, और प्लांट में ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रीन कलर के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पशु या फिर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? लैगून, राजहंस, कस्तूरी हिरन या फिर गैंडा? तो देखिए यहाँ पर आपका पूछा गया है कि चिल्का झील कौन से पशु या पक्षी के लिए फेमस है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राजहंस के लिए। राजहंस को आप इंग्लिश में कहते हैं फ्लेमिंगो। कई बार आपने नाम भी इसका सुना होगा। तो इसको लर्न करना है कि ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। और चिल्का झील कहाँ पर है आपकी? उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। अब बात करते हैं चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील आपकी एक लैगून झील है जिसका टेस्ट कैसा है? तो जिसका टेस्ट है आपका सॉल्टी, यानी आपकी लवणीय झील है, इसे भी आप याद करिएगा। इस झील सबसे ज़्यादा किसके लिए जानी जाती है? तो ऑलिव रिडले आपके यहाँ पर प्रजनन करने के लिए टॉर्टोइस आते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी भुवनेश्वर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 राजहंस के लिए चिल्का झील फेमस है। गोल्डन डैम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का संबंध किस देश से था? किस देश से है? इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या फिर ईरान?
तो देखिए, गोल्डन डैम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का संबंध है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, उसकी डिफेंस प्रणाली से। इसमें से एक और जो है आपको बहुत ज़्यादा कॉमनली याद रहना चाहिए, इजराइल का डिफेंस सिस्टम, जिसे हम आयरन डोम कहते हैं। क्या है आपका? आयरन डोम। जबकि अगर मैं डिफेंस सिस्टम की बात करूं, भारत के डिफेंस सिस्टम की, तो आप S-400 याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके रूस से लिया गया है भारत ने। इसकी सहायता से ही जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ था। इस तरह से आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अगर हमें कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो बच्चे जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं 2025 का, ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत 110 प्लस क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कराया है। कुछ स्टूडेंट या वे स्टूडेंट जिनमें से जो NTPC के साथ साथ आपकी तैयारी कर रहे हैं पैट 2025 की और उन्हें रिवीजन करना है, तो ऑलरेडी चैनल पर आपके प्रैक्टिस सेट पेपर उपलब्ध है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।